Hello everyone, welcome back to your own channel. I'm your friend and mentor Smriti, and today here in this session we will be discussing further topics from the chapter 7, that is belonging to the NCERT book 10th class. So let's start the session with the topic, that is our next topic, second topic from this chapter, what happens in reflex action. Okay, so friends, this session would be bilingual, as we are referring the books NCERT books in English language, एंड इसके साथ ही मैं आपको हिंदी में भी डिस्कस करते हुए चलूँगी कि चैप्टर में आपको बताया गया है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी से हमारे एक्शन एंड जो हमारी वॉल्यूंट्री इनवॉल्यूंट्री एक्शंस होते हैं, और जो हमारा ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, हमारी नर्व्स किस तरह से वर्क करती हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि हमारी 10th क्लास की NCERT बुक में दिया हुआ है। सो our next topic for this session is what happens in the reflex actions, कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, what happens in reflex action. रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस मीन्स the actions which are involuntary, or we may also call this the change or the response we do in response to the एनी स्टिमुलाई. ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट में आसपास हमें कोई भी स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलस होता है, कोई भी उद्दीपक होता है, उसके रिस्पॉन्ड में हम जो भी रिएक्शन कर रहे होते हैं वही रिफ्लेक्स एक्शन होता है. ओके, रिफ्लेक्स इज़ वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट. देखो यही दिया गया है आपको कि जो आपका रिफ्लेक्स होता है, ये वर्ड जो हमें क्या बताता है कि ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शंस. जब भी हम कोई अचानक से कोई एक्शन कर रहे होते हैं, कोई क्रिया कर रहे होते हैं इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट, जो भी हमारे आसपास हमारे वातावरण में कोई चीज़ है उसके रिस्पॉन्ड में हम कुछ भी अगर एक्शन कर रहे होते हैं तो उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं या फिर रिफ्लेक्स बोलते हैं. ठीक है, वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली. हम कहते हैं कि मैं ना बस से एकदम से रिफ्लेक्सली जंप कर गया. ठीक है, कूद गया. तो इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्सली का मतलब क्या है कि ये इनवॉल्यूंट्री एक्शन था, कि सोचा समझा नहीं था. ठीक है, क्योंकि जब हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना होता है, राइट. तो हमने कभी नहीं सोचा होता ना कि हम बस में एकदम से कूद जाएंगे या सडन ये कोई एक्शन करेंगे जो कि कोई स्टिमुलाई हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है एनवायरनमेंट में. लेकिन अगर हमें मान लो कोई एक्सीडेंट हो रहा है या हमें ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, अगर या फिर ब्रेक फेल हो जाता है ना, ऐसा भी मिस हैपनिंग हो जाती है लोगों के साथ. अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ब्रेक फेल है शायद गाड़ी की या जो भी आप व्हीकल यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, एकदम से जैसे बस है यहाँ से बस से भी एकदम से कूद जाओगे. अगर आपको दिख रहा होगा कि आगे एक्सीडेंट की होने के चांसेस हैं, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि जो आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास जो स्टिमुलाई है उसके प्रति आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, और वही रिफ्लेक्स है. ठीक है, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, या फिर आपको कोई गर्म भाप लग रही है, तेज गर्म चीज़ें कांटेक्ट में आ रही हैं, तो आप उस पर भी रिफ्लेक्सली एक्शन करते हैं. रिफ्लेक्सली मीन्स यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि एकदम से सडन जो इनवॉल्यूंट्री जो चेंजेस या फिर रिस्पॉन्ड आप करते हो किसी भी स्टिमुलाई को लेके. ठीक है, आई वॉज सो हंग्री माई माउथ वाटर स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, कि मैं इतना भूखा था कि उसने क्या किया, उसका जो माउथ है, उसका मुंह जो है वाटर करने लगा, यानी कि उसको कहते हैं ना मुंह में पानी आ जाना, कि उसको पानी आ गया. उसने खाना देखा और उसको पहले से ही भूख लगी थी, तो पानी आ जाने लगेगा उसके में. ठीक है, ये पानी आ जाना क्या होता है, ये जनरली साइंस के टर्म में देखा जाए तो स्लाइवरी ग्लैंड से हमारी स्लाइवा जो है वो रिलीज़ होने लग जाती है, राइट. तो वट एग्जैक्टली डू वी मीन, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं, रिफ्लेक्सली का मतलब यहाँ पे क्या है. एक कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल्स इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, कि इसका सिंपल वे में अगर कहा जाए तो ये क्या है, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, व्हेन वी डू समथिंग, जब भी हम कोई कुछ भी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, उसके बारे में सोचे बिना ही, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस, या फिर हम ऐसा फील करते हैं कि हमारा उन रिएक्शंस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो एकदम से हो जा रही है हमसे. ठीक है, येट दीज आर सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के में
चेंजेस हो रहे होते हैं उनके ऊपर। हाउ इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशंस। तो अगर ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, जो भी यहाँ पे सिचुएशंस आपको दी गई हैं, अगर ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह से एक्ट करेगा। कभी सोचा है? सोच के देखो। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जो होते हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कुछ वर्क होता है, कुछ काम होता है, तो वो क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस में, रिफ्लेक्स एक्शंस में जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। चलो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। टेक वन ऑफ वन आवर एग्जाम्पल। चलो एक हमारा एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे यहाँ पे। टचिंग ए फ्लेम इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। ऐसे ही होता है ना, अगर आप किसी भी गर्म चीज़ को या फ्लेम को, लपटों को, जो आग के लपटे होते हैं उनको एकदम से क्या कर रहे होते हैं, अगर उनके टच में आ जाते हैं तो ये एकदम से अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, राइट। और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल, और हमारे साथ ही नहीं, असल में ये सभी एनिमल्स के साथ होते हैं, है ना। आग से सभी को डर लगता है, फ्लेम से, ठीक है। तो वो डेंजरस भी होता है और अर्जेंट भी होता है कि उस पर आप उसको टच करोगे तो एकदम से आपको पता लग जाएगा। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस। तो हम उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, हम क्या रिएक्शन करते हैं उस पर। वन सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक कंटिन्यूसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग बर्नड। और अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए तो एक सिंपल वे ये भी है कि हम उसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। अब अगर आप सोचो कि अगर फ्लेम के टच में आ जाते तो पेन होगा, राइट, और जल भी सकते हैं हम, ये भी संभावना है कि हम जल भी सकते हैं। एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड, और इस वजह से हम अपने हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। मान लो आप फ्लेम के टच में आए, आपको पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर हाथ जल भी सकता है अगर ज़्यादा देर तक रखा और आपको नहीं पता लगा कि राइट कि आप फ्लेम के टच में हो, तो आपका वो बॉडी पार्ट जो बर्न भी हो सकता है। एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड, मान लो वो हाथ है तो हम अपने हाथ को वहाँ से हटा लेंगे। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैन इज़, तो एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है वो क्या होता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस। कि हम कुछ सोच के ही अपने हाथ को वहाँ से हटाते हैं, राइट। हमें पता होता है कि हमें उससे पेन हो सकता है या वो डेंजरस है हमारे लिए, हमें वो हार्म कर सकता है, तभी तो हम अपने हाथ को वहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो इसको हमें पता लगाने में कितना टाइम लग जाता है, हमें ये पता लगने में कि वो चीज़ हमारे लिए डेंजरस है कितना टाइम लग जाता है, कभी सोचे इस बारे में। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। तो आंसर जो है इसका इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं, जो स्टिमुलस है, उसके बारे में हम किस तरह से सोच रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। इफ़ नर्व इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट earlier, अगर जो नर्व के इम्पल्सेस जो हैं वो इस तरह से भेजे जाएँ, इस तरीके से कि जिसके बारे में हम पहले से ही समझ चुके हैं, जान चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, देन थिंकिंग इज़ ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस। तो हमारे थिंकिंग में भी, अगर सोचने में भी जो है ये नर्व इम्पल्सेस जो है, सॉरी, ये जो आपके इम्पल्सेस हैं वहाँ पर, वो भी वहाँ पर काम कर रही होंगी। इससे पहले वाले सेशन में हम इम्पल्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि इम्पल्सेस क्या होती हैं, ठीक है। ये केमिकल रिलीज़ होते हैं और उन्हीं उन्हीं से जो है ये इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। थिंकिंग इज़ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, जो सोचना होता है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, राइट। कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो वो जटिल क्रिया होती है हमारे लिए, ठीक है। सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व ए कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है, या फिर ये जो है जो थिंकिंग एक्टिविटी होती है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड होती है। कितना ईजी नहीं होता, एक सिंपल वे नहीं होता थिंक करने का। थिंक करने में बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, बेनिफिट्स, डी बेनिफिट्स, ठीक है, मोर, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं और उनके रिजल्ट्स भी देखने होते हैं कि अगर हम ये चीज़ करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे या ये काम करेंगे तो हमें उसके क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पॉजिटिव होंगे तो वो किस तरह के होंगे, नेगेटिव होंगे तो वो किस तरह होंगे, और दोनों ही होते हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है और इसको कॉम्प्लिकेटेड भी कहा जा सकता है। तो इसको करने के लिए ना हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे न्यूरॉन मिल करके काम करते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन होता है जिसमें नर्व इम्पल्सेस एंड न्यूरॉन्स मिल कर के काम कर रहे होते हैं। यानी कि जब भी हम कोई थिंकिंग एक्टिविटी करते होते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन होता है हमारी बहुत सारी नर्व इम्पल्सेस का एंड न्यूरॉन्स का। ओके, इफ़ दिस इज़ द केस, अगर ऐसा कोई केस होता है, इट इज़ नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क्स ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स, ठीक है।
तो ये हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं होगा कि थिंकिंग जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ आपको पता है क्या होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होती हैं। तो थिंकिंग करते वक्त कुछ हमारे सेल्स जो काम कर रही होंगी वहाँ पे, तो उनका जब गट्ठा बनेगा, उनका क्लस्टर हो जाएगा, तो वो टिश्यूज़ इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कंसिस्ट ऑफ डेंस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, तो वो की डेंस नेटवर्क होगी, यानी कि जो भी नेटवर्क्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स। तो वो बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और वो मिलकर के काम करेंगे। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, और ये हमारे स्कल में आगे वाले पार्ट में होंगे। एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, हमारी बॉडी की हर एक पार्ट से सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होंगे। सिग्नल इम्पल्सेस हमने पढ़ा था कि सिग्नल इम्पल्सेस क्या होते हैं, उन्हीं को ये रिसीव करेंगे। विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दैम, जो कि हम सोचते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करने से पहले ही, हम उनके ऊपर रिस्पॉन्ड, कोई भी एक्टिविटी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने से पहले ही हम थिंकिंग करते हैं, जिसमें नर्व इम्पल्सेस काम करती हैं और मैनी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। और थिंकिंग टिश्यूज़ जो हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, न्यूरॉन्स के बने होते हैं, न्यूरॉन सेल से मिलकर बने होते हैं, वो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बाउंड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, कि वो जो भी रिसीव हम सिग्नल करते हैं वो हमारी फॉरवर्ड स्कल के फॉरवर्ड सामने वाले भाग में आते हैं। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से सिग्नल जो है हमारे स्कल के फॉरवर्ड वाले पार्ट्स में आते हैं, और फिर वो मिल करके उस पर काम कर रहे होते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं एक्शन पे, राइट। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दी सिग्नल्स, कि हाँ इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए दिस सिंगिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये ज़रूरी है ना कि अगर हमारी बॉडी के, हमारे ब्रेन के स्कल के फॉरवर्ड पार्ट में वो मैसेजेस आते हैं, वो सिग्नल्स आते हैं, वो सिग्नल इम्पल्सेस आते हैं, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे ब्रेन का या हमारी जो नर्व्स सेल्स होती हैं उनका उनसे जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है, राइट। तभी तो वो उसके ऊपर रिफ्लेक्स एक्शंस कर पाएंगे, रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, राइट। Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to different parts of the body। तो इसी तरह से अगर हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करना हो मसल्स को हमारी बॉडी के, कि मूव करो, या फिर नर्व्स को, ठीक है, तो नर्व्स के पास क्या होना चाहिए, सिग्नल्स होने चाहिए, कि वैसे नर्व्स के पास वो सिग्नल्स भी होने चाहिए जो कि हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी की पार्ट तक जाए। फर्स्टली हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, कि अगर हमें किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना है तो हमारे बॉडी पार्ट्स के जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक, ब्रेन के फॉरवर्ड वाले पार्ट में, स्कल के फॉरवर्ड वाले पार्ट में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और वहाँ पे एक बहुत ही डेंस नेटवर्क काम कर रहा होगा, राइट, जहाँ पे बहुत सारी जो है नर्व इम्पल्सेस एंड हमारे न्यूरॉन सेल्स जो होंगी, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे एक्ट करेंगी, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगी ब्रेन से, हमारे ब्रेन से जो है मैसेज मिलेगा उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए कि आपको क्या करना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि कोई चीज़ अगर हम फ्लेम के टच में आ रहे हैं तो हमें अपने हैंड को वहाँ पे रिमूव करना था, वहाँ से हटाना था, ठीक है। तो हमारे ब्रेन ने मैसेज दिया, सिग्नल इम्पल्सेस जनरेट हुए और वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचेंगे। तो ऐसे ही होगा ना, बॉडी पार्ट से पहले हमारे ब्रेन पार्ट तक जाएंगे, स्कल के फॉरवर्ड पार्ट तक, और फिर स्कल के फॉरवर्ड पार्ट से ही वो सिग्नल्स हमारी बॉडी की हर एक पार्ट तक जाएंगे, सिग्नल इम्पल्सेस, ताकि वो उन पर रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको बताया जाए कि हाथ को वहाँ से हटाना है। तो इस तरह से जो है ये वर्क कर रहा होता है, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन सिस्टम बोला जाता है, मैकेनिज्म बोला जाता है हमारी बॉडी का। सिमिलरली इफ़ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ टू इंस्ट्रक्ट मसल, अगर इस ब्रेन के इस पार्ट को, जो फॉरवर्ड पार्ट है स्कल का, अगर इसको इंस्ट्रक्ट करना हो मसल्स को, हमारी बॉडी के बॉडी में मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो मूव करती हैं, ठीक है, तो तभी तो हमारी बॉडी मूव कर पाती है। अगर उनको इंस्ट्रक्ट करना हो कि अब वहाँ से हाथ को हटा लो या यहाँ से चल लो, इस जगह को छोड़ दो, तो क्या करना होगा, हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करना होगा मसल्स को, राइट। तो नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो नर्व को ये मैसेज हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, डिफरेंट पार्ट तक भी पहुंचाना होगा, राइट। ये भी काम किसका है, हमारी नर्व्स का है। इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ टू बी डन वैन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, अगर ये सब चीज़ें कब हो, जब हम किसी एक गर्म चीज़ को टच कर रहे हैं, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न, तो हमें जलने में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट, ऐसे ही होगा, तो हमें जलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। हाउ डज़ द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमारी बॉडी का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से बना हुआ है कि इस
चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। कि अगर आपको मैसेज को हमारे बॉडी पार्ट से हमारे स्कल के फॉरवर्ड पार्ट तक जाना हो और फिर फॉरवर्ड पार्ट से हमारे ब्रेन के फिर हमारी बॉडी तक आना हो, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, राइट। कि हमने जाने का प्रोसेस देखा कि न्यूरॉन्स एंड जो आपके इम्पल्सेस हैं वो मिलकर काम करेंगी, फिर वापस से आते वक्त फिर से ऐसा ही होगा, तो उसमें टाइम लग सकता है, राइट। लेकिन हमारे बॉडी का डिज़ाइन जो इस तरह से बना हुआ है कि उसमें टाइम नहीं लगता, एकदम से सडन एक्शन का रिफ्लेक्स एक्शन हम देते हैं, रदर दैन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट। कि हीट के सेंसेशन के बारे में ना सोचकर क्या है, इफ़ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स। ठीक है, अगर आपकी नर्व्स जो हैं दैट डिटेक्ट हीट, जो कि हीट को डिटेक्ट करते हैं, पहचान रही हैं, अगर वो आपकी कनेक्टेड हो नर्व्स से दैट मूव मसल्स इन ए सिंपलर वे, जो कि मसल्स को हमारे मूव कर सकते हैं, यानी कि हमारी वो नर्व्स जो कि डिटेक्ट कर रही हैं किसी भी हीट को, और हमारी वो नर्व्स जो कि हमारी बॉडी को सिग्नल दे रही होती हैं कि अब आप मूव करो। अगर ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कम्प्लीटेड क्विकली। तो ये क्विकली हो सकता है, राइट। अगर नर्व्स के साथ जुड़ी हुई होंगी, यानी कि वो नर्व्स जो कि बॉडी के हर एक पार्ट से मैसेज को लेकर आ रही थी ब्रेन तक, एंड वो नर्व्स जो कि ब्रेन से मैसेज लेके आ रही थी बॉडी के हर पार्ट तक, अगर ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी तो टाइम बहुत ही कम लगेगा, राइट। सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। और अगर ऐसा कनेक्शन हो कि नर्व्स के साथ जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, ऐसे मैसेज सिग्नल इम्पल्सेस को हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक ले जाने वाली नर्व्स एंड हमारे ब्रेन से हमारे स्कल पार्ट से हमारी बॉडी तक लेके आने वाली रिस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स एक्शन जो होगा उनके लिए जो सिग्नल देंगे वो, अगर ये दोनों ही नर्व्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हों तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे कनेक्शन को हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। अब ये भूलना मत कि रिफ्लेक्स आर्क किसको कहते हैं, जब हमारी दोनों ही तरह की नर्व्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो और एक शॉर्ट पाथ बनाए रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, तो उसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व। तो इनपुट जो नर्व होती है और जो आउटपुट नर्व होती हैं उन दोनों के बीच में ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये कहाँ पर बना होता है या कहाँ पर कनेक्ट करता है। अब हमें यहाँ पे दो टर्म मिली है, इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व। इनसे हम क्या समझते हैं, जो इनपुट नर्व है वो नर्व है जो कि हमारी बॉडी से अब फ्लेम के कनेक्शन में कांटेक्ट में आप आए, आपका हाथ मान लो फ्लेम के कांटेक्ट में आया, तो आपकी बॉडी में हमारे जो हाथ में या हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में, राइट, तो वो डिटेक्ट कर लेंगे, और वही जो नर्व्स हैं वो आपकी इनपुट नर्व्स होंगी जो कि मैसेज को आपके ब्रेन तक लेके जाएंगे, स्कल पार्ट तक लेके जाएंगे। एंड आउटपुट नर्व्स क्या होती हैं, जो कि आपके ब्रेन से सिग्नल इम्पल्सेस को आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक लेकर आ रही हैं। तो ये क्या है, दोनों ही अगर आपकी जुड़ी हुई होंगी, वेयर शुड बी, तो आपसे पूछा गया कि ये कहाँ होंगी हमारी बॉडी पार्ट में। अब ये तो पता लग गया कि जो एकदम से आप रिफ्लेक्स एक्शन करते हो ये जो है किसका एक रिजल्ट होता है आपके रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन का एक नतीजा होता है कि आप एकदम से रिस्पॉन्ड कर जाते हो, सडन एक्शन कर जाते हो। लेकिन ये होता है किस वजह से, रिफ्लेक्स आर्क की वजह से होता है, जो आप एकदम से रिएक्ट कर पाते हो। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। तो जो बेस्ट पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा जहाँ पर वो पहली बार मिलती हैं। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन ए बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। तो अब हमें पता लग गया कि जितनी भी नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी से ब्रेन तक जाती होती हैं तो वो पहले कहाँ मिलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड पर इकट्ठा होती हैं, ठीक है, और वहाँ से मिलकर के आगे ब्रेन तक जाती हैं ऑन देयर वे टू ब्रेन, ठीक है। Reflex arcs are formed in the spinal cord itself, although the information input also goes on reach the brain। तो आपकी जो रिफ्लेक्स आर्क होती हैं ये भी फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड में ही बनती हैं, although the information input also goes on टू द रीच ऑफ द ब्रेन। और जो इनपुट जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके ब्रेन तक इन्हीं से जाती है, राइट। यहाँ पर क्या बताया गया, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना इसका मेन रोल है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क्स जो हैं, जो आपके इनपुट नर्व्स हैं और आउटपुट नर्व्स हैं, वो आकर के मिलती हैं, कनेक्ट होती हैं और वो वहाँ पे वर्क करते हैं, एकदम से सारे मैसेज को वो डिटेक्ट करके
ठीक है, इनपुट नर्व्स की हेल्प से हमारे स्पाइनल कोड में इकट्ठी होती हैं, और स्पाइनल कोड में इकट्ठा हो गई एकदम से ब्रेन के पास जाती हैं, और फिर ब्रेन वापस से स्पाइनल कोड के जरिए ही एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन उनको बताता है कि अब आपको ये करना है। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू द रिच ऑफ ब्रेन, और इस तरह से ब्रेन तक पहुँचाती है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवोल्व इन एनिमल्स बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट फास्ट इनफ। ये आपके एनिमल्स के अंदर भी होती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क जो है ह्यूमन बींग के अंदर ही नहीं होती, ये आपके एनिमल्स के अंदर भी होती हैं, क्योंकि ब्रेन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी टफ होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। अगर आप हमें डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नर्व्स से ब्रेन तक जाना हो, फिर ब्रेन से हमारी बॉडी के पार्ट्स के नर्व्स तक आना हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके शॉर्ट पाथ के लिए हमने यहाँ पर ये बात की गई है कि यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क होगा जो रिफ्लेक्स एक्शन में वर्क करेगा। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटल और नोन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। इसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं उनमें बहुत ही कम या फिर बहुत ही ना के बराबर जो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क होते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा होते हैं कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, नेटवर्क्स, लेकिन जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवोल्व्ड एज सफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस, यानी कि एनिमल्स में थॉट प्रोसेस ना हो करके, रियल थॉट प्रोसेस ना हो करके एकदम से उनमें रिफ्लेक्स एक्शंस ही होता है, यानी कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट पर, ठीक है। उनमें थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्स एक्शंस, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं होती है, ठीक है। सो इट इज़ क्विट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवोल्व्ड एज सफिशिएंट, तो इनके लिए सफिशिएंट होता है रिफ्लेक्स आर्क कि कोई भी स्टिमुलस है एनवायरनमेंट में, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ये सिर्फ सोच समझ के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, अगर ये किसी सिचुएशन में आ जाते हैं ये तो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, राइट। However, even after complex neuron networks have come into existence, कि जैसे ही आपके कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क जो है अगर एग्जिस्टेंस में आते हैं, रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विकली रिस्पॉन्सेज। तो जो रिफ्लेक्स आर्क्स होती हैं ये मोर एफिशिएंटली काम कर पाएंगे क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए, यानी कि यहाँ पर अगर ये काम कर रही होती हैं तो भी ये एकदम क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पे देंगी। आप देख लो ये फिगर जो आपको दिया गया है रिफ्लेक्स आर्क, यहाँ पे आपको फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स, सो देखिए ये यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क आपको दिखाया गया है। रिफ्लेक्स आर्क में क्या है, इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि CNS जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी से पहले जो है स्पाइनल कोड जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कोड, यहाँ पर आपके जो है न्यूरॉन से आने वाले जो सिग्नल्स होंगे, यानी कि जो आपके रिसेप्टर्स जो न्यूरॉन होंगी, ठीक है, नर्व्स, वो नर्व्स जो होंगे आपकी सेंसरी न्यूरॉन जो यहाँ पे वर्क करेंगे और वो सिग्नल्स को आगे भेजेंगे आपके कहाँ पर, स्पाइनल कोड तक, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो क्या होते हैं, सॉरी, जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होती है ना, जो आपकी बॉडी के इस पार्ट से, यानी कि आपके जैसे हैंड का एग्जांपल लिया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूरॉन्स काम कर रही होंगी। तो क्या होगा कि जो आपकी हीट मिली है या फिर कोई पेन मिला है, वो तो रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स होंगे, वो उनको डिटेक्ट कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। और रिसेप्टर्स इन द स्किन, ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, राइट। जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टिंग जो आपकी न्यूरॉन होती हैं वो आपकी स्किन में प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स में होती हैं मेनली। तो ये यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगी, उनको रिसीव कर लेंगी और फिर आपके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके ये स्पाइनल कोड तक पहुँच जाएंगे। स्पाइनल कोड में इकट्ठी होकर के ये वर्क करेंगी और फिर आपके ब्रेन तक पहुँच जाएंगे, मैसेज दे देंगे आपके ब्रेन को, राइट। और अगर उसकी रिस्पॉन्ड की बात की जाए तो आपके ब्रेन से मैसेज आएगा, तो वो आएगा आपका रिले न्यूरॉन में। यहाँ पे रिले होंगे न्यूरॉन और वो जो है आपके मोटर न्यूरॉन को मैसेज देंगे। मोटर न्यूरॉन क्या है, मोटर का सिंपली मीनिंग होता है एक्टिवेशन या फिर एक्टिविटी जो कर रहे होते हैं, या फिर मोटर होते हैं रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है। तो जो भी आपकी मूवमेंट होंगी वो इन न्यूरॉन्स की वजह से होंगी, यानी कि जो आपके ब्रेन मैसेज देगा वो पहले स्पाइनल कोड से होता हुआ आपके रिले न्यूरॉन जिसको बोला गया है, रिले न्यूरॉन होते हैं जो लेकर के आते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है, मैसेज को या सिग्नल
को, सिग्नल इम्पल्सेस को। तो यहाँ पे रिले न्यूरॉन्स होते हैं, वो सिग्नल इम्पल्सेस को ब्रेन से लेकर के आएंगे हमारे सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो मोटर न्यूरॉन में आएंगे। मोटर न्यूरॉन जो हमारी बॉडी को आके इंस्ट्रक्ट करेगा कि अब आपको क्या है, एक्शन करना है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा, जो भी आपके आसपास जो स्टिमुलाई थी आपके एनवायरनमेंट में, उसके प्रति आपको वहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन करता है। और ये जो आपका सिस्टम है जिसको हमने रिफ्लेक्स आर्क कहा है, ये यही है कि सेंसरी न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर आपके जो मैसेज है वो आपके मोटर न्यूरॉन में आएंगे, और इसी को आप रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जहाँ पर जाकर के स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के दोनों तरह के न्यूरॉन जो है मिल जाते हैं। इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। ओके, सो ये जो अपने रिफ्लेक्स आर्क बोला है, ये इसी तरह से वर्क कर रहा होता है, जहाँ पर ब्रेन में जाने में और ब्रेन से आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाता, बल्कि यहाँ पे न्यूरॉन जो होते हैं आपकी बॉडी के, वही नर्व जो यहाँ पर ज़्यादा काम कर रही होती हैं इस रिफ्लेक्स आर्क में। ठीक है, कैन यू नाउ ट्रेस द सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच ऑक्यूर व्हेन ए ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आई। तो क्या अब आप ट्रेस कर सकते हो कि किस तरह का सिक्वेंस बनेगा अगर आपकी आंखों पर एक तेज लाइट को डाल दिया जाए। तो आप देखते हो ना कि अगर तेज लाइट एकदम से आंखों पर गिर जाती है, रोशनी एकदम से गिर जाती है, या फिर आप एकदम से, जैसे बल्ब होते हैं आपके रूम में होंगे या कहीं भी स्टडी रूम में होंगे या क्लासरूम में होंगे, तो आप एकदम से, अगर वो एकदम से जल रहा है, वो एकदम से आपने उसकी तरह देखा तो आप नहीं देख पाते हो, एकदम से अपनी आंखों को उधर से हटा लेते हो, फेस को टर्न कर लेते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्स आँख काम कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क मतलब शॉर्टर पाथ होता है जिसमें आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने आसपास के स्टिमुलाई से, राइट। तो कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो आप ट्रेस कर सकते हो। उसमें भी ऐसा ही होगा कि जबकि रिसेप्टर्स होंगे आपकी आई में, ठीक है, वो रिसीव कर लेंगे मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए, वो स्पाइनल कोड तक जाएंगे, स्पाइनल कोड से फिर मैसेज दिया जाएगा ब्रेन को, फिर ब्रेन जो है थोड़ा थिंक करके उनको इंस्ट्रक्ट करेगा बॉडी को, और उसको बॉडी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले मैसेज जो है आपके जो ब्रेन से आने वाला है बॉडी तक, वो आएगा पहले स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड से आएगा मोटर न्यूरॉन में, एंड देन इट विल गो टू द muscles of the eye, which eye is the सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट। तो पहले हमारे सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन में जाएगा मैसेज, ये ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रही हूँ, सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन में जाएगा मैसेज, या फिर मैसेज इम्पल्स जिसको बोला जा रहा है, केमिकल होते हैं ये, और फिर ये आपके जाएंगे आपके स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड में इकट्ठा होके जाते हैं, राइट। फिर वो आपके ब्रेन तक पहुँचेंगे, ब्रेन से फिर दोबारा से मैसेज आएगा आपके रिले न्यूरॉन में, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में, और फिर मोटर न्यूरॉन से आपकी बॉडी के हर एक पार्ट के न्यूरॉन्स तक चला जाएगा, और वो वहाँ पे रिएक्शन करेंगे उसके लिए, राइट, या फिर हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्ड करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन फ्रेंड्स। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस आवर further topics of the chapter, where we will be discussing about human brain, right, कि ह्यूमन ब्रेन किस तरह से वर्क कर रहा होता है, क्या किसके पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट का क्या काम होता है, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब and please do subscribe and support me. Thank you so much. Thanks for watching.